शुरू कर दें। डिस्ट्रीब्यूट लॉगिंग के मेरे ख्याल से डिजाइन पर थे, अगर वो कंप्लीट करना है तो। कर लेते हैं मतलब, ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो ना। तो इसको बेशक आप समराइज कर दें और फिर हम उस जगह चले जाते हैं जहाँ पर हम मतलब हमने कल लीव किया था। ऑलराइट। लॉगिंग सर्वर्स का काम ये है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, कि जितना भी काम मतलब कोई भी इवेंट्स हैपन हो रहे हैं किसी एप्लीकेशन के, तो उनको ट्रैक किया जाए, लॉग किया जाए। उसका हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर कोई फेलियर आया है तो उसको ट्रैक बैक करना बहुत इजी रहेगा, या अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है तो उसको ट्रैक बैक करना इजी रहेगा। हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स की जो कॉजालिटी है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कॉज की वजह से क्या अफेक्ट हुआ है, ये आइडेंटिफाई करना जो है वो हमारे लिए लॉगिंग के अंदर आसान रहेगा। इसके हमने कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखी थी कि लॉग्स को राइट करना होगा। फिर लॉग्स ऐसे राइट होंगे वो सर्चेबल हो इजीली। फिर लॉग्स जो हैं वो बहुत बड़ी फाइल्स होंगी तो उसको स्टोर किया जाएगा ब्लॉब्स के ऊपर। और उसके अलावा हमारे पास जो है ना, बहुत सारे सर्वर्स, बहुत सारे नोड्स हैं वो लॉगिंग कर रहे होंगे। तो एक सेंट्रलाइज्ड वे होना चाहिए जिसके थ्रू उसको विजुअलाइज किया जाए, मतलब वन व्यू ऑफ एवरी लॉग होना चाहिए, ताकि इसको सर्च करना और ट्रैक करना जो है वो इजी रहे। फिर हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखी थी, क्योंकि लॉग राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा आयो इंटेंसिव काम है। तो वो कह रहे थे इसमें डेफिनेटली लेटेंसी हमारी ऑटोमेटिकली लो हो जाती है। तो हमारे जो एप्लीकेशन का क्रिटिकल पाथ रहेगा, मतलब जहाँ पे यूजर बहुत ज्यादा एक्सेस करना चाहते हैं, उस पाथ पे हम लॉगिंग को नहीं करेंगे। उसके अलावा स्केलेबल होना चाहिए, कि जितने यूजर्स बढ़ते जाएं, जितना उनके काम बढ़ता जाए, तो उस हिसाब से वो इजीली स्केलेबल हो। और इसको अवेलेबल होना चाहिए लॉगिंग सिस्टम को, ताकि ट्रैक करना बहुत इजी रहे। फिर हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो यूज करते हैं हम तरीकाकार, वो रहेगा हमारा पॉपअप सिस्टम, जिसमें वो सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास कुछ मैसेजिंग वाला था कि मतलब जो भी पब्लिश करेगा वो पब्लिश कर देगा, और उसमें एक्नॉलेज होना जो है वो जरूरी नहीं है। मतलब जिसके लिए है वो बाद में जब उसको टाइम होगा वो उसको देख सकता है, जिस तरह ईमेल एक एग्जांपल थी शायद। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च जो है वो लॉग्स में एफिशिएंटली होनी चाहिए। ये हमारे दो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स रहेंगे। फिर हमने देखा हमारा एपीआई डिजाइन क्या है। तो मेजर एपीआई में हम राइट कर रहे हैं अपने लॉग्स को। उसके लिए उसने कहा जो यूनिक आईडी है वो तीन चीजों का कॉम्बो होगा। पहला, उसमें एप्लीकेशन आईडी आएगा कि जिस एप्लीकेशन के थ्रू लॉग जनरेट हो रहा है। फिर वो जिस माइक्रो सर्विस के थ्रू लॉग जनरेट हो रहा है, एंड एट द एंड वो जो भी लॉग मतलब जनरेट हो रहा है। तो उसके बाद हमारे पास जो मैसेज भी लॉग का है वो लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एपीआई है सर्चिंग के लिए। तो सर्चिंग में वो कीवर्ड देगा पूरे लॉग में से, जिसके थ्रू जो है वो सर्च करके रिटर्न बैक करना होगा लॉग में से। ओके, इनिशियल डिजाइन अगर हम इसका देखें, सर आप डायग्राम अगर खोल दें तो वहीं से एक दफा एक्सप्लेन जी। थैंक यू। ओके, इनिशियल डिजाइन इसका कुछ इस तरह से है कि हमारे जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं वो, क्योंकि हमने कहा कि जो आजकल आर्किटेक्चर यूज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, दैट इज अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, तो मोनोलिथिक नहीं है। तो जो हमारा क्लाइंट है वो लोड बैलेंसर के थ्रू डिफरेंट सर्वर्स पे से सर्विसेज जो है वो यूटिलाइज कर रहा है। फिर उससे ये भी हमें बताया था कि एक सर्विस जो है वो कंप्लीट करने के लिए इसमें मेनी मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज जो है वो कंबाइन हो सकती हैं। तो मतलब, और जरूरी भी नहीं कि हर माइक्रो सर्वर जो है वो एक ही नोड पर अवेलेबल हो। तो एक सर्विस को कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन हो सकता है डिफरेंट नोड्स से यूजर को जो है वो हेल्प आउट कर रही हो। तो लोड बैलेंसर के थ्रू जो यूजर है वो हमारा डिफरेंट सर्वर्स के साथ जो है वो लिंकअप होगा। हर सर्वर के ऊपर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी इवेंट हैपन हो रहे हैं, वो उसका लॉग क्रिएट करेगा। फिर हमारे पास लॉग एक्यूमुलेटर होगा जिसका काम ये होगा कि सबसे लॉग्स को कलेक्ट करना और एक ब्लॉब स्टोरेज में पुश करना। ब्लॉब स्टोरेज इसलिए क्योंकि हमारा साइज बड़ा रहेगा। उसके बाद अ, उसको एक वे में विजुअलाइज करने के लिए उसने कहा कि इंडेक्सर होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट सर्वर्स डिफरेंट नोड्स हमारे लॉग्स क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके बाद उसकी एक तरीके से इंडेक्सिंग करके हम जो है वो विजुअलाइजर के थ्रू जो है वो उसको ब्लॉब स्टोरेज के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं, और वो कोई भी सर्च करना चाहे तो वो इजी रहेगा। तो हमारा जो बेसिक डिजाइन है वो ये उसने डिस्कस किया। ओके, अब लॉगिंग की अगर बात करें
तो वो कह रहा है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर लॉगिंग होगी। जिस तरह जो सर्वर्स होंगे वहां पे भी लॉगिंग होगी। अब वहां पे जो काम होगा वो 3 काम होंगे, रिसीव करना लॉग को, फिर लॉग्स को लोकली स्टोर करना, और फिर लॉग्स को सेंट्रलाइज के अंदर पब सिस्टम के थ्रू पुश करना। अच्छा, हमारा मकसद जो है लॉगिंग के अंदर वो ये है कि हम इसको अवेलेबल बनाएं। अवेलेबल बनाने के लिए वगैरह है, क्योंकि ये आयो इंटेंसिव है तो इसमें लेटेंसी थोड़ा लो हो जाएगा। तो वो उसमें हम जो है लॉग्स को जो स्टोर करेंगे ब्लॉब्स के अंदर, वो हम एसिंक्रोनस वे में करेंगे, क्योंकि एन मुमकिन है दरमियान में कोई सर्वर फेल हो तो उसका लॉग मिस ना हो। तो इसलिए वो कह रहे थे कि एसिंक्रोनसली जो है वो हम लॉग्स को सेव करेंगे। फिर एक और चीज जो मैंने बताने में मिस कर दी वो ये थी कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा इवेंट्स हैपन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर फेसबुक की पोस्ट की बात करें, तो किसी ने अगर कोई पोस्ट लगाया तो उसके नीचे कमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स हैं, वो रैंडमली एक ही वक्त में कमेंट्स कर सकते हैं। तो कह रहा था कि वो सब कमेंट्स को लॉक करना जरूरी नहीं रहेगा। उस सूरत में वो क्या करता है, एक लॉग्स के लिए फिल्टर यूज करके फिल्टर आउट कर लेता है कि अच्छा एक चंक ऑफ कमेंट्स को इवेंट हैपनिंग के लिए लॉग में जो है वो सेव कर लेगा। फिर उसने ये भी हमें बताया कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो बहुत हैवी होने के बावजूद हम उसमें कुछ मिस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, तो वो जिस तरह हमें कोई भी ऐप यूज करके अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है, तो उसमें बहुत सारे काम होंगे जो कि करने हैं। उसमें ऑथराइजेशन है, कार्ड की ऑथराइजेशन है, पासवर्ड ऑथराइजेशन है, फिर जो काम उससे परफॉर्म किया उसको कंफर्मेशन है। तो कह रहे हैं इसमें से कोई एक भी मैसेज हम मिस नहीं कर सकते हैं, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है या कोई फेलियर हुआ है तो वो कहाँ है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर डिसाइड करते हैं कि चंक ऑफ द लॉग सेव करना है या पूरा का पूरा जितना मैसेज पास हो रहा है वो सबका सब लॉग जो है वो सेव करना है। ऑलराइट सर, ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि सर, अच्छा नहीं ठीक है। अच्छा, हमारा जो सर्वर है उस पे मल्टीपल एप्लीकेशन जो है वो एक वक्त में रन हो रही होंगी, एक डेडिकेटेड सर्वर नहीं होगा एक एप्लीकेशन के लिए। तो कहते हैं अगर मल्टीपल एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, इसका मतलब एट वन टाइम मल्टीपल लॉग्स भी जनरेट हो रहे होंगे, मतलब मल्टीपल इवेंट्स हैपनिंग हो रही होगी। तो इसलिए उसने कहा था कि जो लॉग्स हैं उसका आईडी जो है वो एप्लीकेशन, देन उसका सर्विस, देन उसका लॉग का आईडी, ये 3 चीजें मिला के जो आईडी हो रहा होगा। अब जितने लॉग्स क्रिएट होंगे वो लॉग अकोमुलेटर की तरफ पुश किए जाएंगे, एंड देन वो पब सब सिस्टम के थ्रू, मतलब एक्नॉलेज करना सिंक्रोनाइज होना जरूरी नहीं रहेगा पब सब का ना, तो उसके थ्रू जो है वो हम आगे पुश ऑन करेंगे विजुलाइजर की तरफ। ओके, लॉग अकोमुलेटर सेंडिंग, ये सॉरी, ओके हाँ, डेटा सेंटर लेवल हम यहाँ से हमने आई थिंक शुरू करना है सर, यहीं से मेरे ख्याल से आज स्टार्ट करना है। जी मैडम, आज यहाँ से स्टार्ट करें। ऑलराइट, लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि हमारे पास 2 तरह के एप्लीकेशंस हो सकती हैं, मतलब सर्वर्स हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। एक ये कि मल्टीपल टेनेंट्स हों जिस तरह amazon का क्लाउड है, और एक हमारे पास तरीकाकार ये था कि कंट्रोल्ड हो, सिंगल टेनेंट है जो सारा काम क्रिएट कर रहा है, जिस तरह फेसबुक ने एग्जांपल दी थी। अब हमने देखना था कि लॉगिंग जो है वो डेटा सेंटर लेवल के ऊपर किस तरीके से किया जाएगा। ओके, एट डेटा सेंटर लेवल all servers in a data center push the logs to a pub subsystem. Since we use a horizontally scalable pub subsystem, it is possible to manage huge amount of logs. We may use multiple instances of the PubSub per data center. ओके, तो डेटा सेंटर में क्या है कि हमने क्योंकि मल्टीपल लॉग्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे होंगे, और सब के सब जो हैं लॉग्स हमने पुश करने हैं पॉपअप सिस्टम के अंदर। और हमारा क्योंकि स्केलेबल होना चाहिए, और यहाँ पे स्केलेबल होने से मुराद है कि हॉरिजॉन्टली स्केलेबल होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉग्स हैं वो पुश किए जाएंगे पॉपअप सिस्टम की तरफ जब हम डेटा सेंटर्स की बात करें। It makes our system scalable and we can avoid bottlenecks. Then the PubSub system pushes the data to the blob storage. क्योंकि डेटा सेंटर्स में बहुत हेवी लॉग्स जो है वो जनरेट हो रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, PubSub सिस्टम की तरफ करेंगे ताकि वो बॉटल नेक ना हो। वो वन बाय वन जो है वो फिर स्टोरेज की तरफ जो है वो उसको पुश कर देगा। The data does not reside in PubSub forever and gets deleted after a few days before being stored in archival storage.
However, we can utilize the data while it is available in the PubSub system. The following services will work on the PubSub data. Okay, जो हमारे logs होंगे वो PubSub system में forever reside नहीं करेंगे, एक particular time के बाद वहां से जो है वो delete हो जाएंगे. मतलब वो जब blob storage में पहुंच जाएंगे उसके बाद वहां से जो है वो डिलीट हो जाएंगे. लेकिन जितनी देर हमारा लॉग फाइल पबसब सिस्टम के अंदर रहेगा उतनी देर भी हमारे लिए वो अवेलेबल रहेगा. मतलब बिफोर इट इज पोस्ट इनटू द ब्लॉब स्टोरेज उससे पहले भी वो अवेलेबल रहेगा. ओके, कुछ सर्विसेज हैं जो कि पबसब डेटा के ऊपर जो है वो काम किया जा सकता है. पहला है जी filterer. It identifies the application and stores the logs in the blob storage reserved for the application, since we do not want to mix logs of two different applications. ओके, क्योंकि डिफरेंट एप्लीकेशंस एक सर्वर पे जो है वो रन हो रही होंगी और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे जो दो एप्लीकेशंस के लॉग हैं वो मिक्सअप हो जाएं. नेचर ऑफ द एप्लीकेशन डिफरेंट होने की वजह से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ब्लॉब्स को मिक्सअप नहीं होना चाहिए. तो फिल्टरर का क्या काम होगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये लॉग किस एप्लीकेशन का है और उसके अकॉर्डिंगली उसको ब्लॉब स्टोरेज की तरफ जो है वो भेज देगा. Error aggregator. It is critical to identify an error as quickly as possible. We use a service that picks up that error message from the PubSub system and informs the respective client. Okay. Error aggregator क्या है कि error को identify करना मतलब बहुत quickly identify करना won't be easy. तो हम क्या करेंगे, एक सर्विस यूज करेंगे जो क्या करेगा कि हमारे जो भी एरर मैसेजेस हैं उनको पबसब सिस्टम की तरफ जो है वो फॉरवर्ड कर देगा और उसकी बेस पे जो भी एक रिस्पेक्टिव क्लाइंट बनेगा उसको इन्फॉर्म कर देगा. इट सेज अस द ट्रबल ऑफ सर्चिंग द लॉग्स. मतलब बजाय इसके कि वो लॉग्स में से सर्च करे कि एरर आया है, जैसे ही कोई एरर आएगा वो पबसब सिस्टम की तरफ उसको मूव ऑन करेगा और साथ ही हमारे क्लाइंट को भी अवेलेबल करा देगा, सॉरी इन्फॉर्म करा देगा. Okay. Alert aggregator. Alerts can also crucial, so it is important to be aware of them early. This service identifies the alerts and notifies the appropriate stakeholder if a fatal error is encountered or sends a message to a monitoring tool. ओके, अलर्ट करना भी इम्पोर्टेंट रहेगा. तो जितनी जल्दी हम अवेयर कर सकें अलर्ट के बारे में उतना वो कह रहा है कि अच्छा रहेगा. तो उसमें हमारे पास एक अलर्ट एग्रीगेटर है जिसका काम ये होगा कि जब भी कोई अलर्ट जनरेट होता है तो उसको वो नोटिफाई करेगा और जो है उसके हिसाब से मॉनिटरिंग टूल पे मैसेज सेंड करेगा. द अपडेटेड डिजाइन इज गिवन बिलो. ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं और वो हर सर्वर का एक अपना लोग एक्यूमुलेटर है. हाँ, ये उसने पहले डिस्कस कर दिया था कि पहले उसने बात की थी कि एक ही हमारे पास सेंट्रलाइज लॉग अकोमुलेटर होगा. उसमें से कहा था बॉटल नेक हो जाएगा. तो फिर हम ये कर सकते हैं कि एक सर्वर का, हर सर्वर का अपना अपना एक लॉग अकोमुलेटर हो जिसका काम ये हो कि उसके सारे लॉग्स को कलेक्ट करना है और पबसब सिस्टम की तरफ भेजना है. ओके, देन हमारे पास एक एरर एग्रीगेटर होगा कि जहाँ पे एरर आएगा वो उसी वक्त उसको नोटिफाई करेगा. एक फिल्टरर होगा जो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लॉग्स को अलहदा करेगा ब्लॉक स्टोरेज में स्टोर कराने के लिए. और एक अलर्ट एग्रीगेटर होगा जिसका काम ये होगा कि अगर कोई अलर्ट आया है तो उसको नोटिफाई कराना. ओके, पॉइंट टू पॉइंटर क्वेश्चन. डू वी स्टोर द लॉग्स फॉर अ लाइफ टाइम? आई गेस नो. हाँ, कोई ना कोई टाइम होगा शायद जिससे टाइम टू लिव होता है ना, मेरे ख्याल में. Logs also have an expiration date. We can delete regular logs after a few days or months. Compliance logs are usually stored for up to 3 to 5 years. It depends on the requirements of the application. Okay, हर log का एक expiry date रहेगा और वो expiry date dependent होगा application की type के ऊपर कि वो कितनी देर तक उसको जो है वो logs required हैं, क्योंकि ultimately उसका काम track करना है. In our design, we have identified another component called the expiration checker. It is responsible for these tasks, जी मैम, verifying the logs. जी जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मैम, थोड़ा मेरा एक क्वेश्चन था. मैं थोड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया है और मुझे ये आज मेरा फर्स्ट सेशन है इस पे. तो वैसे तो मैं साइबर सिक्योरिटी का ट्रेनर हूँ, इसी आई कोड गुरु से उस पे पढ़ा रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी. तो आपने जिस तरह ये लॉग्स वगैरह का मतलब पढ़ा रही हैं, तो इसमें से मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि ये सिस्टम डिज़ाइन बेसिकली किस लिए है? मुझे इसकी अभी तक समझ नहीं आई.
वैसे आज मेरा फर्स्ट ही क्लास है, तो काइंडली आप इसको थोड़ा एलेबोरेट करेंगी कि क्या है ये चीज़। जी, एक्चुअली सिस्टम डिजाइन के अंदर हम तब से अभी तक यही देख रहे हैं कि जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं, उनको जब हम डिजाइन करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। जिस तरह हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स कैसे काम करते हैं, फिर हमने ये भी देखा कैशिंग क्या होती है, फिर हमने पहले ये देखा कि डिफरेंट डेटाबेसेस जो यूज किए जाते हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं, हर एक के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। लाइक की स्टोर वैल्यूज कहाँ यूज किए जाते हैं, नो एसक्यूएल कहाँ यूज किए जाते हैं। तो सिस्टम डिजाइन का आई गेस ओवरऑल जो मीनिंग है वो यही है कि अगर एक सिस्टम डिजाइन करने को दिया गया है तो किन किन चीजों को हम ध्यान में रख के एप्लीकेशन के बेस के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से या सिंगल सर्वर पे होने की वजह से हमें सिस्टम को डिजाइन करना है। तो वी आर टचिंग अप ऑल द कॉर्नर्स कि अगर वो सिंगल सर्वर है तो वो किस तरह डिजाइन होगा, अगर वो मैसेज हैवी है या मैसेज पासिंग है तो हमारे पास 3 तरीके थे मैसेज पासिंग के लिए, जिस तरह पॉप सब पढ़ा था, तो वो मैसेज किस तरीके से पास हो सकता है। फिर इस अच्छा तरह मैम, हम एप्लीकेशन। जी ये जो पपसप सिस्टम है, ये मैंने असल में एक आईओटी में पढ़ा था। मैंने जो है ना, वैसे मेरी जो कोर डिग्री वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरा एम्बेडेड सिस्टम आया था, तो फिर मैंने आईओटी में काम किया था। तो ये असल में पबसब सिस्टम, मुझे जो चीज़ मुझे समझ आ रही है, पब्लिश सब्सक्राइब मैसेज तो नहीं है, मतलब एक जी जी प्रोटोकॉल बिल्कुल होता है वही है। पब्लिश एंड सब्सक्राइब। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो उसमें मैं भी जो आईओटी की डिवाइस मैंने एक बनाई थी, तो उसमें मैं क्या कर रहा था कि वो जो क्लाइंट से जो डेटा आ रहा था, जिस तरह अभी हमारे सामने ये क्लाइंट्स का कंप्यूटर से एंड डिवाइसेस है हमारी, ठीक है, लोड बैलेंसर लगा हुआ है। लोड बैलेंसर बेसिकली मतलब हमारे क्या करता है कि जो अ, हमारे पास डिफरेंट मतलब क्लाइंट से जो डेटा वगैरह आ रहा है, वो उसको मतलब किसी चीज पे लोड होने के बजाय वो उनको फॉरवर्ड करता है, जो उनके डिफरेंट दूसरे क्लाइंट सर्वर्स होते हैं, जिस तरह जो हमारे डिफरेंट पास नोड्स के पे। लॉग। जी जी एग्जैक्टली, उन पे वो करता है, फॉरवर्ड करता है, ताकि एक ही सर्वर पे या एक ही डिवाइस पे इतना लोड ना रहे, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या बिल्कुल करेगा कि बॉटलनेक पबसब। बचा। एग्जैक्टली तो ये पबसब सिस्टम ये असल में करता है कि हमारा जो एक एक होता है, पब्लिश करता है, और मतलब हमारा जो क्लाइंट से वो डेटा आ रहा है, ठीक है, या मतलब मैं अपने उसमें बता दूं, ये तो खैर सर्वर्स और इनका वो है, लेकिन जो मुझे अभी इधर से चीज समझ है, आपने माशाल्लाह काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन मुझे ये चीज समझ आ रही है कि जो पब सब सिस्टम है, ये क्या मतलब करेगा कि जो भी में ये लॉग्स वगैरह आ रहे होंगे रियल टाइम में, उनको ये पब्लिश सब्सक्राइब करेगा उनके साथ, जो मतलब हमारी या एक सेंट्रलाइज जो सर्वर हमारा होगा, उसको ये फॉरवर्ड करेगा, जहां पर ये मतलब इन सब सिस्टम्स के एंड डिवाइसेस की हमें रियल टाइम में लॉग्स जनरेट होंगे, डैशबोर्ड पे मिलेंगे। जी, वापसी सिस्टम का हमें एक फायदा ये रहेगा ना कि उसमें एक्नॉलेज बैक नहीं करना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो पॉप सब सिस्टम यूज एग्जैक्टली कर रहा है। बिल्कुल। तो जी एक्चुअली हम मैम पॉप सब बिल्कुल ऐसे सिस्टम ही को है। ऑलरेडी बिल्कुल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो इसलिए उसको हमने यहाँ अच्छा पे अच्छा। डिटेल से डिस्कस नहीं किया। रीजन यही था कि हम इसको व्हाट्सएप सिस्टम्स को कैसे डिजाइन करते हैं, उसमें मैसेज कैसे पास होता है, अगर एक्नॉलेज करना हो तो क्या तरीका कार इख्तियार किया सही। जाता है, तो इसको हमने बड़ा डिटेल से देख लिया था। तो एग्जैक्टली। हम सब अवेयर थे, तो इसलिए मैंने उसको हाँ। बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया, जस्ट मूव ऑन किया कि हमें तो इस बारे में हम जी थोड़ा जी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हम्म, जी जिस तरह आप बिल्कुल कह रहे हैं मैम, कि मैंने पब्लिश असल एंड में सब्सक्राइब ये मेरी, पैटर्न होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। यही हमने भी देखा है कि पब्लिश एंड हाँ क्योंकि सब्सक्राइब पैटर्न जो है वो यूज किया मैं जाता है। जी जी जी। असल में आज मेरा ये मेरी ये फर्स्ट क्लास है, इस वजह से मुझे मतलब पता नहीं था। मैं और तो सेशंस लेता हूँ, अब मैंने कहा कि खैर ये भी ले लेता हूँ, क्या है सिस्टम डिजाइन, तो देखता हूँ आइडिया तो हो जाएगा ना कि ये क्या चीज़ है। मतलब वैसे बंदा और भी सेशंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो अच्छा है कि आपसे ये चीज़ पूछ ली, अभी मुझे ये चीज़ काफ़ी और भी वो कर रही है। अच्छा मैम, ये थोड़ी पूछना था कि एक दूसरी हमारे पास फील्ड है डेवऑप्स। जी जी। डेवऑप्स का पता है आपको? जी अच्छा वो भी मतलब ये जो आप चीज पढ़ा रही हैं, ये अच्छी मतलब वही मतलब
मतलब उन सब चीज़ों से ये रिलेट करती है। मतलब अभी हमारे साइबर सिक्योरिटी में जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में जो बड़े सिस्टम्स होते हैं, मतलब डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए भी हमारे पास एक टीम जो सेंट्रलाइज सिस्टम आता है, उसमें क्या होता है कि वो क्लाइंट्स का या मशीन जनरेटेड डेटा जो भी होता है वो हमें मतलब क्या करता है कि पोलिंग करके आता है। मतलब वो जो मशीन का जो रियल टाइम में लॉग्स होते हैं ना, बिलफर्ज हम अगर विंडोज यूज कर रहे हैं, ठीक है, विंडोज यूज कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि पीछे से कौन कौन सी फंक्शनलिटीज परफॉर्म हो रही हैं असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। तो हमारी वो क्या होती हैं कि हम जो भी चीज परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके बैकएंड में लॉग्स बनते जानते हैं, ठीक है। तो हम अगर हमें पता ही नहीं है कि भाई वो लॉग्स कहाँ स्टोर होते हैं, अब उन उन लॉग्स को हमने एक सेंट्रलाइज जगह पे विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो विजुअलाइज करने के लिए फिर हमारे पास डिफरेंट टूल्स आते हैं, जिसकी वजह जिसे हम यूज करके हम उन मतलब लॉग्स को अपने डैशबोर्ड पे विजुअलाइज कर सकते हैं, उनको मतलब एक डेप्थ स्टडी कर सकते हैं कि भाई ये लॉग किसको रिलेट करता है, अगर ये लॉग आ गया है तो इसका क्या मतलब है। तो अगर जब हम फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, मतलब खैर ये तो इसका पार्ट नहीं है, ये साइबर सिक्योरिटी की एक दूसरी फील्ड है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जिसमें मतलब हम लॉग्स वगैरह का और इन चीज़ों का वो कर रहे होते हैं। बाकी ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मतलब साइबर सिक्योरिटी और डेवऑप्स और क्लाउड कंप्यूटिंग से तकरीबन मिल रही है ये फील्ड, सिस्टम डिजाइन। हाँ आदिल, हाँ अस्सलाम सर। वालेकुम। जी जी सर। वालेकुम। आप आदिल हैं या अदील हैं, किस तरह प्रोनाउंस करते हैं अपना नाम? आदिल, आदिल सर, आदिल, आदिल। ठीक है। अच्छा, आपने ना बड़ा अच्छा चीज़ों को टेक किया, और आपका ना एक है एक्सपोजर ना। और जी जी बेसिकली सर। सिस्टम डिज़ाइन में ना हम कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम हाई लेवल पे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा जिस अच्छा सर, तरह ठीक जिस सर। तरह होता है ना लो लेवल डिज़ाइन में, क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में हम क्लासेस की बात एग्जैक्टली। करते हैं, किस तरह कनेक्टेड होंगी। तो यहाँ वो बात नहीं हो रही होती, यहाँ हाई लेवल पे कि कौन कौन से ब्लॉक्स होंगे, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, क्योंकि आप अच्छा। जब जब आप एक सिस्टम हो तो आप सर्विसेज दे सकते हैं ना। जब एग्जैक्टली। ज्यादा उसका लोड बढ़ता है तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना एग्जैक्टली। पड़ता है, ठीक है। तो उसमें मल्टीपल हाँ, यही वेक्टर्स चीज। होता है। तो ये हाई लेवल हाँ डिजाइन है। और एज ए सॉफ्टवेयर बिल्कुल। इंजीनियर उसमें आपने सर जाहिर बात है जी हमारे सर्वर्स आएंगे, बड़ी चीजें आएंगी, बिल्कुल। यूजर का रियल टाइम में वो जो चीजें चल रही हैं, हाँ ठीक है। अब इसमें एक दूसरी चीज भी मेरे ख्याल में जेन्स में आ रही, CI/CD कोई पाइपलाइन होती है, जैसे मतलब अगर हम कोई अपडेट वगैरह आ रहा है तो मतलब हम यूजर्स को वो नहीं कर सकते, मतलब अगर उसमें मतलब ये होता है कि अगर कोई नई फंक्शनलिटी भी हम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो ठीक है। उसमें से ऐसे टूल्स हैं जो क्या मतलब जो डेवलपर्स जो कोड वगैरह अगर चेंजिंग करते भी हैं तो ठीक है। उनकी जो एंड जो एप्लीकेशन होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक। मतलब हम यूजर्स को ये नहीं कह सकते कि भाई हम ये फंक्शनलिटी इसमें अपडेट कर रहे हैं और हमारी ये ऐप बंद होगी, नहीं, हम उसको ड्यूरिंग मतलब उस प्रोसेस में भी हम हमारी एप्लीकेशन वो रन हो रही होती है, हम उसे मतलब इसी तरह की मतलब अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन CI/CD टाइप की मतलब वो कोई मतलब मेथोडोलॉजी होती है जिसको हम फॉलो करते हैं और उसी हिसाब से हम वो चीज करते रहते हैं। मतलब अगर कोई हमें चेंजिंग करनी हो तो रियल टाइम में तो हम उधर से वो करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आदिल, ये ना कोर्स आपके लिए और सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और आप अगर इसमें रेगुलर अटेंड करने वाले बनो ना, तो जी हमें जी। बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिलेगी, और आप मतलब भी एट द सेम टाइम इसमें इंशाल्लाह सर, इफेक्टिव। इंशाल्लाह मैं ठीक है, तो ये इंशाल्लाह सर कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह मैं भी इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करूंगा आपके साथ अभी, और और रेगुलर आपसे रहोगे ना भी। तो फिर वो ना ग्रेजुअली सारी चीजें ना एक वो स्ट्रीम में चलेंगी। अभी अगर एक ब्रॉडर पिक्चर में देखें ना, तो हम इस कोर्स में बेसिक जी बेसिक जी। कवर कर रहे हैं, जैसे लोड बैलेंसर देख लिया, जैसा मैडम ने एक्सप्लेन हाँ किया। बिल्कुल, ऐसे तो ही होता है सर, बेसिक चीजें कवर की जाती हैं ताकि हाँ हमें उनका आइडिया हो, उसके बाद फिर हम हैंड्स ऑन पे जाते हैं। बिल्कुल हमें बिल्कुल। हैंड्स ऑन पे डायरेक्ट हैंड्स ऑन पे जाएंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि पीछे क्या मतलब टर्मिनोलॉजी उसकी क्या है, कौन सी चीजें यूज हुई हैं, हमें पता ही नहीं, बेसिक आइडिया ही नहीं होगा तो हम उस पे एडवांस पे किस तरह जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक फिर है। तो हम टूल्स मतलब टूल्स टूल्स मतलब यूज करने ही नहीं आएंगे इस तरह। सही कह रहे हैं। तो आप ना जी। रेगुलर अटेंड किया करो, और मैं सबसे कह इंशाल्लाह रहा हूँ, जो लोग रेगुलर है वो रेगुलर ही है, लेकिन आप एक गुड पार्टिसिपेंट बन सकते हो सिस्टम डिजाइन के ना। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए मैडम, कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि ना इस पोर्शन को हम एंड कर सकें। जी
बेसिकली आई एम नॉट द एक्सपर्ट, हम ये सब ना आधे मिल के पढ़ रहे हैं। किसी दिन जी कोई किसी एक टॉपिक को डिस्कस करता है तो एक्चुअली हम सब सीख रहे हैं। लाइक आई मैम, एम नॉट टीचिंग, आई एम जस्ट मैं भी कोई लर्निंग। मैं भी आपकी बात काट रहा हूँ। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ। मैं मुझे ऐसे ना समझे कि मैं कोई बड़ा ट्रेनर हूँ या बड़ी कोई चीज़ हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो नॉलेज है, जो मुझे अल्लाह ने दिया है नॉलेज, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हो तो वो मैं सबके साथ शेयर करूँ। तो ये बस मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, आपकी तरह सीख रहा हूँ अभी इन चीज़ों को। सही। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। Alright, next is point to ponder question. We learned earlier that a simple user level API call to a large service might involve hundreds of internal microservices and thousands of nodes. How can we switch together logs and end to end for one request with causality intact? ओके, क्योंकि हमने देखा कि अभी कोई अगर यूजर लेवल एपीआई है और उस पर कोई काम होना है तो वो कह रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ जो हैं वो माइक्रो सर्विसेज अवेलेबल मतलब इस्तेमाल होनी होंगी, और हर माइक्रो सर्विस एक डिफरेंट नोड पे भी हो सकती है। तो उसको पूरा करने के लिए बहुत सारी नोड्स अवेलेबल होंगी, यूज करनी पड़ेंगी। तो वो कह रहा है उस वक्त कैसे वो एंड टू एंड स्टिच करेगा लॉग्स को एक लॉग क्रिएट करने के लिए, मेरा एक तो ताकि टाइम का था, मतलब कि टाइम स्टैम्प जी एम्बेड हुई हो, टाइम स्टैम्प का कहा था कि डालेगा। और वो अपनी आईडीज को भी पुट कर रहा था। और फिर मैं हो सकता है मतलब जियोग्राफिकल लोकेशंस वाइज भी हो सकता है कि वो कोई उसको रखे कि ये मतलब देख लेते हैं। एप्लीकेशन का आईडी तो सेम ही रहेगा ना जितनी भी माइक्रो सर्विसेज होंगी उसकी। सही है, चलिए देखते हैं आंसर चलिए क्या। आंसर देखते हैं जी। अच्छा, मेरे पास अभी अपडेट हुआ नहीं है। जी मैडम, मैंने मतलब कर दिया, थोड़ा वेट कर लें। जी जी मैम इसमें आपने कोई टूल वगैरह कवर किया है या जस्ट अभी थ्योरी आपने की है? सर, हम इसको थ्योरेटिकली देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, सही है। इसमें अगर टूल्स भी ऐड हो जाए ना किसी तरह, तो वो हैंड्स ऑन होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी एग्जैक्टली। एक लेवल तक रहती है जब तक आप एक थोड़ा सा अपने हैंड्स डर्टी नहीं करते किसी टूल के जी साथ ना, बिल्कुल। तो वो आपको इफेक्टिवनेस देती है कि आप जी तो। सर, असल में सर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हम्म, मतलब कुछ ना कुछ हम हैंड्स ऑन करें इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो मैं कुछ इंशाल्लाह टूल्स पे काम कर भी रहा हूँ इंशाल्लाह। हम साथ सीखेंगे वो सारी चीजें, ठीक है। एक दो टूल्स पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। ठीक है। वो मतलब ये होता है कि रियल टाइम में जो भी हमारे विंडोज के लॉग्स होते हैं, ठीक है, वो हम्म, वैसे मतलब एक आप समझ लें इंटरप्राइज सॉल्यूशन है, ठीक है। ठीक उस है। पे मैं काम कर रहा हूँ। उससे क्या होता है कि अगर हम वो विंडोज पे यूज कर रहे हैं तो हम और ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है। कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम सिर्फ विंडोज के लिए ही करें, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसे हम क्या करते हैं अपने रूल्स बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह एपीआई कॉल वगैरह होती हैं, ठीक है, हम हम्म, रूल्स बनाते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। और फिर उसमें एजेंट्स हमारे इंस्टॉल होते हैं। एजेंट्स आप समझ लें कि हमारे जो एंड डिवाइसेस हैं, जिस तरह हमारे कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई, ठीक है। वो क्या करेंगे, हम लॉग्स बना मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन में उसके रूल्स बनाएंगे। मतलब अगर बिलफर्स में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फायरवॉल का मैं जो है ना एक रूल बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा उसको एक रूल उसका क्रिएट करूंगा उस सेंट्रलाइज सर्वर पे। वो क्या करेगा कि अगर बिलफर्स में कोई नेट से कोई इंटरनेट से कोई मतलब कोई ऐसी मेलिशियस या कोई इस तरह की कोई फाइल डाउनलोड करता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, एक तो फायरवॉल का माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आपको ट्रिगर करेगा और उसके बाद आपको ट्रिगर तो करेगा, लेकिन जो डैशबोर्ड है वो आपको बताएगा भी डेप्थ में कि भाई ये किस सोर्स से आया है, इसकी आईपी क्या है, ठीक है, और ये कितना मतलब इसकी सेवरिटी लेवल क्या है। ये सारी चीजें उसमें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं कोशिश करूंगा कि हम एक हैंड्स ऑन सेशन करें इस पे, ठीक है। तो मेरी कोशिश फुल कोशिश होगी कि हम हैंड्स ऑन करें, जितना हो सके हम हैंड्स ऑन करें इंशाल्लाह। सही हो गया। अच्छा, एक काम ये भी कर लें कि आप ना अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी अगर हमसे शेयर कर सकें, श्योर श्योर श्योर। ठीक है। और जी जी मेरा कॉन्टेक्ट आपके पास चला जाएगा, उससे ना एज ए टीम जी। हम ना मतलब इस सिस्टम डिज़ाइन को मोर इफेक्टिव कर सकते हैं। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जरूर। क्योंकि ये मैडम की बड़ी अच्छी एफर्ट है कि ये मतलब बड़ा अच्छा वो कर रही हैं।
उसमें और जी इफेक्टिवनेस बिल्कुल आ जाएगी जब उसमें और मतलब जिस तरह आपका एक रोल मतलब सामने आ रहा है कि आप बिल्कुल मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज्यादा एग्जैक्टली एक इफेक्टिवनेस फील होगी। बिल्कुल सर। हम देखें, हम सारे समझे, हम लर्नर हैं, ठीक है सही कह ना। रहे हैं, सही कह अब रहे हैं। मतलब मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे। कुछ बिल्कुल अगर चीजें मुझे नहीं आएंगी तो आप मुझे गाइड करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इससे सही क्या है। हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। बिलफर्ज है, मैंने आपको वो चीज हम बिलफर्ज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अगले वीक से हम बिलफर्ज अगर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, तो उसमें क्या होगा कि आप भी मेरे साथ होंगे, तो हम क्या हो जाएगा कि उसमें मतलब आपको मैं कुछ ऐसी चीजें जस्ट आपको गाइड करूंगा। आप हम्म, खुद भी उनको इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे इधर उधर से मैं आपको गाइड पूरा करूंगा कि ठीक है। हमने क्या करना है क्या नहीं। तो इससे क्या होगा कि हमारी एक अगर बॉन्ड बन जाएगी ना, आपको पता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ है, ठीक है। बिल्कुल तो ठीक है। अगर हम एक टीम बन जाएगी तो उसमें क्या होगा कि हम नई नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे, उनको सीखेंगे। उनको सीख के फिर हम इंशाल्लाह ताला एक अच्छा मतलब अच्छा वाला मतलब क्या कर सकते हैं कि आईकोड ग्रुप है एक अच्छा सा मतलब वो कंटेंट औरों को भी पढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई एग्री। तो इंशाल्लाह। ठीक है, आप बेसिक चैट में अपना डाल दें नंबर, व्हाट्सएप नंबर जी का। जी जी। तो मैं आपको जी अपना मैं भेजता हूँ और तो फिर हम ना थोड़ा सा इसको मोर स्ट्रेंथन कर लेते हैं। जरूर जरूर सर, वन इंशाल्लाह। टू वन थोड़ा ज्यादा क्लोज हो जाएगा, मतलब एक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें ठीक है, थैंक यू मैडम, आप कंटिन्यू कर लें। जी सर। ओके, इसका आंसर क्या दे रहा है वो? मोस्ट कम्प्लेक्स सर्विसेज यूज अ फ्रंट एंड सर्वर to handle an end user request. On reception of a request, then front end server can get a unique identifier using a sequencer. This unique identifier will be appended to all the fanned out services. Each log message generated anywhere in the system also emits the unique identifier. ओके, कह रहे हैं ज्यादा जो कम्प्लेक्स सर्विसेज हैं वो एंड यूजर के रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए फ्रंट एंड सर्वर्स जो है वो यूज करती हैं। एंड जब भी कोई फ्रंट एंड सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है एंड यूजर की तरफ से, तो उसका जो सिक्वेंसर है वो एक यूनिक आईडी जो है वो जनरेट करेगा, गेट करेगा उसके लिए। और जितनी हमारी फैंड आउट सर्विसेज, आई कैन नॉट गेट फैंड आउट। अगर सर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें, इफ यू नो, टू ऑल द फैंड आउट सर्विसेज। थर्ड लाइन सर, आंसर की। सही, इस लॉग मैसेज जनरेटेड एनीवेयर इन द सिस्टम आल्सो। मैडम इसकी बात करिए। जी जी, कि फैंड आउट सर्विसेज से क्या मुराद है? ठीक है। जो लिंक्ड होंगी सर्विसेज एक सर्विस को कंप्लीट करने के लिए। फैन आउट का मतलब होगा जहां से आउटपुट ली गई है ना, मेरा ख्याल है। कौन सी लाइन पे है मैम ये? थर्ड ये लाइन में, जी, इसकी ये मैंने like this हाईलाइट। unique identifier will be appended ये to all fanned out this services. unique identifier will to all fan out services. Most complex of use of front end server services. वैसे अगर हम देखें तो फैंड आउट का असल में तो मतलब यही होता है ना कि एक ही चीज को खोल कर एक्सपैंड किया वो हो। तो आई गेस यही मतलब बनता है कि वो जो एक सर्विस जो है वो मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज में जब कन्वर्ट हो जाती है तो वो डिफरेंट नोड्स पे जाती है। और हर नोड का सीक्वेंसर जो है, क्योंकि उसने कहा फ्रंट एंड सर्वर उसको डील करेंगे, तो हर फ्रंट एंड सर्वर का जो सीक्वेंसर है वो एक आईडी जनरेट करेगा उसके लिए। एंड आई थिंक वो कहना यही कह चाह रहा है कि जितनी सर्विसेज उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए रहेंगी, उन सारों के आईडीज जो हैं वो टुगेदर अपेंड हो जाएंगे। जी, इसी और तरह इस सेंस तो तरीके यही बन रही है। यही मुझे लगता है मतलब जिस बनता है। तरह आप जैसा होता है ना, मतलब लॉजिक में बात करते हैं, मतलब कि एक एक आईसी दूसरी आईसी को ड्राइव कर रही है, तो वही वहां पर फैन का वर्ड यूज करते हैं ना, कि कितने आईसीस हम्म। को ड्राइव कर सकती है। तो इसी तरह ये है कि एक सर्विस दूसरी सर्विस से जब वो डेटा ले रही होगी, तो उसके मेरे ख्याल लॉग्स उसके अंदर आईडी की फॉर्म में अपेंड हुए होंगे, उसके अंदर एम्बेड हुए होंगे। हाँ, और वो इकट्ठे अपेंड हो जाएंगे। जी। ठीक हो गया। लेटर वी कैन फिल्टर द लॉग और प्री प्रोसेस इट बेस्ड ऑन द यूनिक आइडेंटिफायर। At this step, we are able to collect all the logs across microservices against a unique request.
In the sequencer building block, we discussed that we can get unique identifiers that maintain happens before causality. Alright, okay, right? इस तरीके से उस किसी भी एक काम को करने के लिए जितनी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी उन सब की आईडीज को टुगेदर करके वो एक यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट कर देगा और फिर किसी भी रिक्वेस्ट की बेस पे उन सारों को कलेक्ट कर लिया जाएगा ताकि वो लॉग को जो है वो सीक्वेंस दिया जा सके कि पहले ये वाली सर्विस फिर ये फिर ये फिर ये ठीक हो गया ओके और इसके इस वजह से हम जो उसकी कॉजालिटी है वो मेंटेन कर सकेंगे कॉजालिटी मींस कॉज और उसका अफेक्ट such an identifier has the property that if ID1 is less than ID2 then ID1 represents the time that occurred before ID2 now each log item can use a timestamp and we can sort log entries for a specific request in ascending order ओके तो कह रहे हैं कि सबके साथ एक आईडी जनरेट होगा अच्छा और मैम अगर अच्छा आप थोड़ा करें मैं इसका आंसर को कंप्लीट कर लूं फिर आप ऐड कर दीजिएगा प्लीज जी 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 तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके से हमारे पास जितने आईडीज जनरेट होंगे जो लेसर वन होगा इसका मतलब वो पहले आ रहा है फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन और टाइम स्टैम्प होने की वजह से क्योंकि उसने कहा था कि जब भी कोई लॉग क्रिएट होगा राइट होगा उसमें तीन चीजें थी ना एप्लीकेशन का आईडी सर्विस का आईडी एंड टाइम स्टैम्प तो कहते हैं वो जो टाइम स्टैम्प जनरेट होगा उसकी मदद से हमें उसको एक ऑर्डर देने में सारे लॉग्स को ऑर्डर देने में आसानी रहेगी correctly ordering the log in a chronological or causal order simplifies the log analysis तो वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आ जाने की वजह से जो है उसका एनालिसिस करना हमारे लिए आसान हो जाएगा जब माइक्रो सर्विसेज मल्टीपल नोड्स पे होंगी और एक ही एप्लीकेशन से बिलोंग करती होंगी तो इस तरीके से हम उसको एक ऑर्डर में ला के ट्रैक कर सकेंगे जी सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लें जी मैम मुझे ये चीज थोड़ी ऊपर मतलब वो कर रही थी जो आप बता रहे थे ना कि जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम में मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जो सर्विसेज हैं वो मतलब फ्रंट एंड टाइप की चीजें मतलब वो यूज करेंगी मतलब उसमें क्या होगा कि अगर ऐसी कोई सर्विसेज हैं ठीक है जो हमारे सिस्टम पे चल रही हैं और उनके कोई लॉग्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं ठीक है तो वो क्या होंगे जो लॉग्स जनरेट होंगे वो सीक्वेंस जो आपने डिस्कस किया ऊपर वो सीक्वेंसर की मतलब मदद से वो क्या होगा आइडेंटिफायर को वो फॉरवर्ड होंगे ऐसे ही या कुछ मतलब मुझे तो ये चीज समझ आ रही है कि मतलब जो लॉग्स हमारे जो कॉम्प्लेक्स सर्विसेज हो गई ठीक है सर्विसेज में अगर हम नेटवर्किंग के हिसाब से देखें तो सर्विसेज में हमारे पास है कुछ जो है ना लॉजिकल पोर्ट्स आती हैं ठीक है बिलफर से हमारे जिस तरह फायरबेस है या एसक्यूएल है या हमारे पास एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स हैं इनकी सर्विसेज होती हैं ठीक है कि भाई फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस पोर्ट पे है ठीक है उस पे कौन सी सर्विस चल रही है एचटीटीपी किस पोर्ट पे है या एसएसएच किस पोर्ट पे पोर्ट पोर्ट में मतलब होना क्या होता है कि उस पे मतलब सर्विसेज चल रही होती हैं ठीक है तो अब मुझे इस ऊपर वाले क्वेश्चन से ये मुझे चीज समझ आ रही है कि इसमें लिखा हुआ है मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्विसेज यूज अ फ्रंट एंड सर्वर ठीक है मतलब एक जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्विसेज होती हैं वो क्या करती हैं एक फ्रंट एंड सर्वर मतलब वो करती हैं टू हैंडल एंड यूजर रिक्वेस्ट ठीक है मतलब एंड यूजर रिक्वेस्ट कौन सी होगी कि मतलब जहां पर हमारा कोई यूजर है ठीक है और उसमें उसके मतलब कोई लॉग्स वगैरह चल रहे हैं जो उनके पास सर्विस चल रही है जो उधर से लॉग्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं वो क्या आएंगे फ्रंट एंड सर्वर को आएंगे ठीक है और उसके बाद ऑन रिसेप्शन ऑफ रिक्वेस्ट द फ्रंट एंड सर्वर कैन गेट अ यूनिक आइडेंटिफायर यूजिंग सीक्वेंसर अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या होगा कि मतलब रिसेप्शन ऑफ रिक्वेस्ट में क्या होगा कि जो फ्रंट एंड सर्वर है जो क्या करेगा कि जो एंड यूजर है ठीक है उसका उसकी जो भी मतलब लॉग जनरेट होंगे उसको एक यूनिक मतलब एक उसकी यूनिक आईडी होगी ठीक है मतलब आप ये कह लें कि आप ये कह लें कि जो मतलब उस सिस्टम के उस यूजर के पास जो मतलब मतलब इस तरह की सर्विस चल रही हैं वो क्या होंगी
कि वो मतलब जो उसमें लॉग्स जनरेट होंगे उन सर्विसेज के जो लॉग्स जनरेट होंगे वो फॉरवर्ड होंगे सीक्वेंसर को। सीक्वेंसर क्या करेगा, एक यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट करेगा और वो फ्रंट एंड सर्वर को फॉरवर्ड करेगा। सर एक्चुअली ऐसा है कि हमने पहले डिस्कस किया था कि डिफरेंट सर्वर्स जी होते हैं ना सिस्टम के अंदर, तो वो जी एप्लीकेशन बिल्कुल। थ्रू हमारा एंड यूजर को सर्विस इस्तेमाल करता है, जी उसको हम बिल्कुल। कहते हैं फ्रंट एंड सर्वर। जो भी एप्लीकेशन के लिए वो कोई फ्रंट मतलब सर्विस यूज करेगा अगर, तो वो लॉग क्रिएट करने से हर सर्विस के एग्जैक्टली लिए आईडी जनरेट करता है। ये हम पहले डिस्कस एग्जैक्टली। कर। अब वो कह रहा है कि जब लॉग क्रिएट होगा साथ में उसका वो आईडी लिंक अप हो जाए, ठीक है। जी मतलब बिल्कुल लॉग है कि सही। जितने इवेंट्स हैपन हो रहे हैं उनको एक फाइल में रखना कि पहले उसने काम किया फिर उसने ये काम किया। अब फ्रंट एंड सर्वर्स का क्या काम है कि अगर एंड यूजर कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट करता है, पास करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, तो उसकी बेस पे वो उसको ऑन करता है, उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड सर्वर, ठीक है। अब वो जो भी काम परफॉर्म करेगा इनके क्लाइंट की, जब भी किसी रिक्वेस्ट को मैनेज करेगा, तो हम ये ऑलरेडी एक्चुअली पढ़ चुके थे कि वो एक आईडी जनरेट करता है। अच्छा अच्छा। तो वो आईडी जनरेट ठीक है करने के मैम। लिए भी find करने के लिए उसने हमें एक बकायदा एपीआई भी बताई थी कि वो किस तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो उसने वहां पे हमें कहा था कि उसके पास एक प्रोग्राम रहेगा सीक्वेंसर, जिसका काम ही होगा कि आईडी जनरेट, और वो आईडी अगेन टाइम जी स्टैम्प्ड बिल्कुल। होगी। और फिर उसने ये भी हमें बताया था कि टाइम स्टैम्प होने के जी बावजूद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, हमारे पास लोकेशन डिफरेंट होगी। लाइक अभी पाकिस्तान में इट्स अबाउट टू बी 10 हियर, पर जिस तरह सर मिशिगन में हैं तो इट्स मॉर्निंग। तो एक टाइम में अगर हम दोनों सही मैम। एक सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा टाइम स्टैम्प डिफरेंट। तो फिर उसमें बताया हैश मैपिंग यूज करें ताकि उसको कॉजालिटी के थ्रू जो है वो मैम cover कर सके। जी। तो मैम ये एक्चुअली वैसे जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा कोर्स है। मैं अगर उस हिसाब से इसको रिलेट करूँ ना, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग की मतलब कॉन्सेप्ट को मिला लो, आप साइबर सिक्योरिटी की कॉन्सेप्ट को मिला लो, ठीक है, डेवऑप्स को मिला लो, ठीक है, इन सब को मतलब आप इकट्ठा कर ले। आप एक मतलब क्या है, आपका एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है, बिलफर्ज से आपके मतलब पाकिस्तान में एक आप बिलफर्ज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई भी वाट एवर XYZ बैंक है, ठीक है। अब वो बैंक पूरे पाकिस्तान में है, ठीक है, उनको ऑब्वियसली मतलब उनके सिस्टम मैं आपको ये इंडस्ट्री बेस्ड एक सॉल्यूशन की बात बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि उनके पास इतने मतलब सर्वर्स भी होते हैं, ठीक है, वो आपस में कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं, कुछ लैन पे होते हैं, कुछ वैन पे होते हैं, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क पे, ठीक है, कुछ लेने होते हैं, कुछ पेन में पे भी होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, वो मतलब सिटी टू सिटी वेरी करते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई वैन पे क्या होगा कि अगर एक ब्रांच इधर है और एक कहीं मतलब आपकी उस सिटी के साथ है, तो उसमें हम मैन करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है। अगर वो कुछ दूर है तो उसके लिए हम वैन करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब वो करते हैं, ठीक है। मतलब वैसे ये टॉपिक जो ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस मैं बता रहा हूँ, ये साइबर सिक्योरिटी को भी टच कर रही है, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब क्योंकि मुझे अभी चीज वो हो रही है ना, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में भी मतलब थोड़ा बहुत काम किया है, 6-8 महीने मैंने उधर भी स्पेंड किए हैं, तो उधर भी मैंने चीजें ये सीखी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी वो सारी मतलब कॉन्सेप्ट मेरे बन रहे हैं। तो अब ये है कि इंशाल्लाह ताला में कोशिश तो यही होगी कि हम इन चीजों को जो है ना हम रियल टाइम में करें, किसी टूल को यूज करके। जो मैंने आपको बताया है कि हम एक टूल यूज करेंगे, उसके जरिए हम क्या करेंगे, लॉग्स को फॉरवर्ड करेंगे, उस लॉग्स को हम देखेंगे कि वो मतलब जिस तरह इधर आप बता रही हैं कि एक सीक्वेंसर होता है, ठीक है। सीक्वेंसर क्या करेगा कि वो जो एंड डिवाइसेस पे यूजर्स के जो लॉग्स वगैरह होंगे वो क्या होंगे, फॉरवर्ड होंगे और फ्रंट एंड सर्वर पे वो एक आईडी जनरेट हो जाएगी, ठीक है, उन कॉम्प्लेक्स सर्विसेज की। तो इंशाल्लाह ताला बस दुआ करें, इंशाल्लाह ये अच्छा कोर्स हो जाएगा। हाँ, और इसमें ना हम एवरी डे कर रहे हैं, तो अगर इसको देखें ना हम किस पाथ पे जा रहे हैं, तो ये जो है ना इंशाल्लाह ताला। बेसिकली
नेक्स्ट जो वेरी मतलब मे बी इन 2-3 वीक्स हम इस तरह की बातें कर रहे होंगे कि डिजाइन यूट्यूब, ठीक है। अब यूट्यूब चलो टाइप की लाजमी नहीं आपने यूट्यूब डिजाइन करनी हो, तो कोई भी बिल्कुल प्रोजेक्ट है वो इस नेचर ऑफ अगर होगा कि जी वीडियो स्ट्रीमिंग टाइप की, मल्टीपल आजकल वो प्रोवाइडर हो सकते हैं ना यूट्यूब टाइप के, और भी वेबसाइट्स हो सकती हैं या कोई और सर्विसेज हो सकती हैं। तो जब इस एग्जैक्टली। तरह का डेटा हो तो और इतने लार्ज स्केल पे हो, ठीक है, हम्म तो हम हर जो प्रोजेक्ट है उसकी एक मतलब एक किस्म की ये ना हमें एक टेक्नोलॉजी का एक मिल रहा है फ्लेवर ना, कि हमारा और तो एग्जैक्टली एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन हम उस चीज़ को सीख रहे हैं जो कि हम अगर हम कहीं पे बैठे होते तो हम एक डिज़ाइन कर रहे होते और उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख रहे होते। ठीक है, बिल्कुल। तो ये मुख्तलिफ जो चीज़ें ना, ये डिटेल्ड मतलब पहले बिल्कुल हाई लेवल पहले रिक्वायरमेंट बताता है कि इस प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो भी वेरी कर सकती हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। उसमें क्या चीज़ क्रिटिकल है क्या नहीं है। फिर उसके बाद हम्म वो ना एक हाई लेवल पे डिज़ाइन बताता है कि जी बिल्कुल इस तरह किस तरह चलेगा, लेकिन फिर वो डिटेल में चला जाता है कि जी अच्छा ये जब स्केल किस तरह होगा, मतलब इसकी अवेलेबिलिटी कैसे होगी, क्योंकि जैसे जैसे स्केल होगा तो हम उसकी स्केलिंग में मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स आ जाते हैं ना। फिर वो किस तरह फास्ट रिस्पांस कैसे होगा, कैशिंग किस तरह होगी, जिस तरह आपने सारी चीज़ें देखी कि लोड बैलेंसर है और मुख्तलिफ चीज़ें। तो आप बस आते रहें, इंशाल्लाह हम आपसे फ़ायदा उठाएंगे और आप हमसे इंशाल्लाह ऐसे हम ग्रुप भी हम आपसे काम करेंगे। उठाएंगे फायदा सर। वैसे मतलब ये आपके सिस्टम पे आप भी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काम कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में नहीं कर रहा, मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ, और सिंपल पाइथन में और सी प्लस प्लस में। और अच्छा, वैसे मतलब आपके वो डेस्कटॉप पे वो जो टास्क बार है ना उसमें वो चीजें नीचे आ रही थी। हाँ उसमें हाँ। एक मतलब उसका साइबर सिक्योरिटी का एक फ्रेमवर्क है पेन टेस्टिंग टेस्टिंग का मेटा एक्सप्लॉइट। उसका वो हम्म। लोगो नजर आ रहा था तो मैंने समझा कि आप भी शायद आप नहीं में से इसी में से कोई कोर्स में से साइबर नहीं, सिक्योरिटी पे मैं काम तो कर नहीं कर रहा है। रहा, लेकिन ये है कि मैं सिंपल पाइथन में कोडिंग करता हूँ, और बैकग्राउंड जो है ना मेरा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छा साइड में काफ़ी लेट मैंने ट्विस्ट किया है। अच्छा अच्छा, मेरा भी सर इलेक्ट्रिकल ही है, मैंने भी इलेक्ट्रिकल की है लेकिन मतलब इलेक्ट्रिकल की बहुत सेचुरेशन है पाकिस्तान में, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है तो ऑब्वियसली अब जो भी मेरे भी दोस्त हैं वो सारे मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एआई ठीक। की तरफ मूव हो रहे हैं सब तो आपने कब बैचलर्स की थी? मैंने 2018 में की है सर। सही हो गया। जी जी। चले, अच्छा ये मैडम इसको ना जस्ट कंक्लूड कर लेते हैं, ये जो टॉपिक आप करेंगे, फिर हम जी ना जी आदिल से हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर कीप इन टच इंशाल्लाह। विद आदिल। मैडम इसको फिनिश करना है या क्या करना है, किस तरह करें अभी, हम थोड़ा सा हो गए जो हम कर रहे थे, कहाँ थे हम इसी में थे, डिजाइन मैडम? ये ऑफ अ कल कर लिया था हमने, डिस्ट्रीब्यूटेड। कल कर लिया था हमने, ये इसमें सही, थर्ड मैडम टॉपिक पे अगर, डिजाइन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉगिंग सर्विस। जी हमने ये कर लिया था ना, तो ये क्वेश्चन भी हमने इस लेवल पे देख लिया। जी अगर जी। नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम ये इसको नोट अगर रीड आउट कर लें और कंक्लूड कर लें। सर ये जीरो डे वल्नरेबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, कल किया था। जी मैडम, मैंने तो अपडेट किया हुआ, शायद आप थोड़ा सा टाइम। जी सर, आ गया, कंक्लूजन रह गया हमारा। जी ओके, एक नोट एंड note, Windows or storage system WS uses an extensive logging infrastructure in its development. It stores the logs in local disk, and given a large number of logs, they do not push the log to the distributed storage. Instead, they use a grep-like utility that works as a distributed search. This way, they have a unified view of globally distributed logs data. ओके, डब्ल्यूएस का काम क्या, किस तरह लॉग्स क्रिएट करने और स्टोर करने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है। अभी तक हमने तो देखा उसमें हम एक स्टोरेज यूज कर रहे थे जो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में थी, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि वो लोकल डिस्क के ऊपर हमारे सारे लॉग्स को जो है वो अपने पास रखता है और इस तरीके से वो लॉग्स को हैंडल करता है। ओके, इसको हम ओवरऑल कंक्लूजन देख लेते हैं एक दफा हमारे लॉग्स को। We learned how logging is crucial in understanding the flow of events in a distributed system. It helps us to reduce the mean time to repair by steering us towards the root cause of the issues.
तो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उस सूरत में हमारे लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो लॉगिंग के थ्रू हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से इवेंट के ऊपर प्रॉब्लम आया है, फेलियर कौन से इवेंट पे अकर हुआ है, या फिर अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है तो वो किस इवेंट के ऊपर जाकर सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हुआ है। हम लॉगिंग के थ्रू कॉजालिटी जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या कॉज था जिसकी बुनियाद पे क्या काम हुआ है। Logging is IO-intensive operation that is time-consuming and slow. It is essential to handle it carefully and not affect the critical path of other services execution. ओके, क्योंकि एप्लीकेशन में बहुत सारी सर्विसेज हैपन हो रही होंगी और उसको अवेलेबल भी रहना है, तो वो कह रहा है कि ये आयो इंटेंसिव है, लिहाजा ये थोड़ा सा स्लो काम है। इसीलिए उसने हमें पहले बताया कि इसमें हम एसिंक्रोनस अप्रोच जो है वो यूज करते हैं लॉगिंग को ब्लॉब स्टोरेज तक पहुंचाने के लिए। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा जो क्रिटिकल पाथ है एप्लीकेशन का उसके दरम्यान जो है वो लॉगिंग नहीं आनी चाहिए, ताकि बाकी सर्विसेज अफेक्ट ना हो। Logging is essential for monitoring because the data fetched from logs help monitor the health of an application. Alert and error aggregation servers serve this purpose. Okay. लॉगिंग का एक और फायदा हमने देखा कि हेल्थ मॉनिटर करने के लिए बड़ी हेल्पफुल रही है, क्योंकि अगर मतलब किसी भी एप्लीकेशन की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए जिस रास्ते हमें कहा कि एरर एग्रीगेटर का काम होगा, अगर कोई एरर आता है तो वो नोटिफाई करे, या अलर्ट एग्रीगेटर का काम आएगा कि अगर अलर्ट आता है, नोटिफिकेशन आता है तो उसको नोटिफाई करे। तो कह रहे हैं इस पर्पस के लिए भी लॉगिंग जो है वो हमें हेल्पफुल रहेगी। दैट्स ऑल फॉर द लॉगिंग Exactly, इन अ sir. डिस्ट्रीब्यूटेड। Thank you, madam. Thank you for all the good work. चलो Thank you so much, ma'am. जी कासिम, आपकी आवाज नहीं आ रही, बीच में ड्रॉप हो गई। चलिए ठीक है। चलिए आदिल, मैंने आपको मैसेज किया है उसमें ना, तो इंशाल्लाह जी फिर जी सर, कनेक्ट हो जाते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।